पिक्चर ठीक आ रही है? जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश कुमार हांडू जी मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा जिस हिसाब से पॉलिटिकल तरीके से हालात बदले जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब को जो है वो बेल दे दी गई है और हांडू साहब को फॉर्म नहीं भरने दिया। क्या लग रहा है कश्मीर के हालात बदलेंगे? हांडू साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। क्या लग रहा है हालात बदलेंगे जम्मू कश्मीर के? गुलशन जी, जो मुझे लग रहा है, मुझे आज वही दिन याद आ रहा है 1987 में, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई गई और गुलाम अहमद शाह जो इनके जीजा जी हैं उनकी सरकार बनाई जाए, जिनका नाम बाद में रखा था गुल कर्फ्यू। उसके बाद में जब राजीव और फारूक एकॉर्ड हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खड़ी हुई थी, जिसमें सईद सलाउद्दीन, यासीन मलिक या जो भी लोग थे, उनको इन्होंने ऐसी हालत कर दी जो आज हालत बनाना चाहते हैं, 1987 रिपीट करना चाहते हैं वहाँ पे। आज क्या हुआ? आज हुआ वहाँ पे उमर अब्दुल्ला और राजीव गांधी का एकॉर्ड। अब बीजेपी लगी है किसी तरीके से तोड़ करे, जोड़ करे। अब आप बताइए, इंजीनियर से जब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जमानत के लिए उसने अपील करी थी, उसने कोर्ट सॉरी जेल से लड़ा, उसको नहीं रिलीज किया गया। आज इंजीनियर रशीद को रिलीज किया गया क्योंकि उसने 9 या 10 कैंडिडेट वहां पे खड़े किए हैं। इन्होंने जमाती इस्लामी को क्या बोला कि आप जमाती इस्लामी के बैनर के ऊपर नहीं लड़ सकते हो, आप वहां पे एज ए इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो। तो उन्होंने 7 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब आप देखोगे, आज अभी फ्लैश न्यूज आ रही है कि अफजल गुरु का भाई वो भी इलेक्शन लड़ रहा है सोपोर से। तो जो अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया है जम्मू में कि 35 सीटें तो हम जम्मू से निकाल लेंगे, ये अभी लगे हैं तोड़ तोड़ में। किसी तरीके से इनको सरकार बनानी है क्योंकि इनको पावर चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो मुझे अब कैप्रेशन ये लग रहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब मैं कश्मीर से अभी होके आया हूँ विदाउट सिक्योरिटी स्कूटर पे। जो हालात वहाँ पे अभी ठीक हुए हैं, भले उसका क्रेडिट मोदी जी ले लें कि पत्थरबाजी बंद हो गई, मुझे अप्रीहेंशन है कि भगवान ना करे कल वहाँ पे यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही पीडीपी वहाँ पे टारगेट किलिंग शुरू ना करे और हमारे वहाँ बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अजीत पवार को, जिसके ऊपर मोदी जी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको डिप्टी सीएम बना दिया वहां पे। ये किसी भी लेवल तक गिर सकती है बीजेपी सरकार। तो मुझे अप्रिशिएशन है जो आज इंडिकेशन आई है, लेकिन बड़ा दुख भी हो रहा है इस बात का। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी की गई वो इसीलिए की गई कि इन्होंने अब वहां पे इंजीनियर रशीद को जिताना है, इन्होंने वहां पे जाके क्या बोलते हैं इसको, अफजल गुरु के भाई को जिताना है, इन्होंने वहां पे ये 11 कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। तो एनसी पीडीपी चुप रहने वाली नहीं है। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है कि कहीं कश्मीर के हालात वही ना हो जो 1987 में हुआ था राजीव फारूक अकॉर्ड में, क्योंकि वो चुप बैठने वाले नहीं है। वो तो वैसे ही 370 की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। और बीजेपी उनको क्या कर रही है कि वो बोलता ना, जब हम कोई मक्की बुनते हैं तो उसके ऊपर हम किसी न किसी क्या बोलते हैं उसको, कपड़े से उसको हिलाते ताकि आग आग बुझती रहे और मक्की बनती रहे। तो मुझे बड़ा खौफ लग रहा है जो आज ये हालात क्रिएट कर रही है बीजेपी वहां पे। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो अमित शाह जी ने अभी बयान दिया है कि वह हम 35 तो जम्मू से जीत जाएंगे, 11 हम कश्मीर में तोड़ जोड़ कर रहे हैं। क्योंकि बैट बॉल इनका फेल हो गया, इनका एप्पल वहां पे फेल हो गया। मैंने पिछले भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, जब वहां पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए थे, इन्होंने कितने एक्स मिलिटेंट उसको वहां पे पार्षद बनाया, गाड़ियां दे दी, सिक्योरिटी दे दी, फैसिलिटीज दे दी। वही सिनेरियो चाहते हैं, इनको चाहिए साम दंड भेद, किसी तरीके से बीजेपी वहां पे पावर में आए। जी गुलशन जी। हांडू साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। देखिए, अब जमाती इस्लामिया को चुनाव में उतारना और उसको इंडिपेंडेंट फॉर्म फिल करवाना, ये कहाँ तक सही है? आपका फॉर्म तो किसने सबमिट नहीं ना किया? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं दोबारा सवाल यही पूछ रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के टाइम पे इंजीनियर रशीद को जमानत नहीं दी गई, अभी असेंबली इलेक्शंस के लिए 2 अक्टूबर तक उनको रिलीज किया गया क्योंकि उनके 9 या 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनकी पार्टी से। ये क्या अंदर से सेटिंग हो चुकी है, फिक्स मैच हो चुका है। ये जो ये तो कश्मीर को उसी लेवल पे ले जाएंगे जो मुझे अप्रीहेंशन है। अब आप बताइए, दूसरा स्टेटमेंट था कल जो हमारे वहां पे आज तक के संवाददाता था, उन कश्मीरी पंडित, उन्होंने इनसे, अमित शाह जी से सवाल पूछा। ये बोलते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में अब है, क्या बोलते हैं, टिकला टेपलू पूर्ण निवास कश्मीरी पंडितों का। टिकला टेपलू के बेटे को तो इन्होंने पिछले 35 साल में कभी हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन नहीं दिया।
वहां से ये पता नहीं कौन सा ये अशोक भट्ट लेके आए हैं। तो टिकला टिप्पणी को अगर इतनी आप रेस्पेक्ट करते हो तो उसके बेटे को देते ना आप टिकट। पिछली बार आपने मोती कौल जी को टिकट दिया, इससे पहले आपने हीरालाल चत्था जी को नॉमिनेट वहां पे टिकट दे दिया, जो कि हार गए। तो अगर आप टिकला टिप्पणी जी का नाम वहां पे यूज कर रहे हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम यूज कर रहे हो, आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर में एक स्टेचू नहीं लगा है, और आप बातें कर रहे हो टिकला टिप्पणी पुनर्निवास। आप बताइए, नहीं, शर्म नहीं आती ये लोगों ये को सा, बोलने में? हांडू साहब, ये सारी गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है ना। कश्मीर में कुछ और है, जम्मू में कुछ और है। अभी हालात कहते हैं ठीक हो चुके हैं। अगर हालात ठीक है तो यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आप? किसका डर है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पिछली बार तो ये बैट बॉल के भरोसे पे तीनों पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट से भाग गए। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने वहां पे 4 या 5 लोकल मुस्लिम कैंडिडेटों को वो नॉमिनेशन दिया है, मैंडेट दिया है, इंक्लूडिंग हबा का दल। क्या मैं दुश्मन था इनका, जिसको 35 साल हो गए समाज के लिए लड़ने के लिए? मैं 2008 में भी इलेक्शन लड़के आया हूँ अपने दम पे। मेरे को पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रिजेक्ट किया गया। मुझे आपकी बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जानबूझ के वहां से कोई ना कोई कमी निकाल के मेरे को वहां से रिजेक्ट किया गया। मेरी बात तो छोड़िए, अगर ये बार बार टिकला टिप्पलू का नाम जम्मू कश्मीर में बेच रहे हैं, खासकर कश्मीरी पंडितों के सामने, तो क्या आशुतोष ठप्पलू जो उनका इकलौता बेटा है उसको भी नॉमिनेशन दे देते ना? सारे कश्मीरी पंडित उसको सपोर्ट करते टिकला टिप्पलू के नाम पे। तो क्या टिकला टिप्पलू शहीद इस बात के लिए हुए थे कि बीजेपी उनका नाम यूज करे? नहीं, शर्म की बात है। आपने जो फी भरी थी, फी वापस मिली नहीं आपकी? नहीं, 25,000 मेरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अभी पेंडिंग है। 10,000 रुपए मैंने अभी परसों वहां पे भरे हैं। उसके अलावा मेरे जो खर्चे हुए वहां पे आना जाना रहना खाना पीना, आपने वहां पे भाग दौड़ करना, अपने वहां पे प्रपोजर्स ढूंढना, मेरा तो हुआ है 1,00,000-1.5 लाख रुपए का नुकसान अभी भी, पहले भी। लेकिन मुझे उस चीज की नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान हांडू साहब, देख रहा है ऊपर हांडू से। साहब, हांडू साहब, सुनिए मेरी बात। इनका सीधा सीधा यही तरीका है, नेशनल और कांग्रेस का रास्ता रोका जाए किसी भी तरीके से, साम दाम दंड दंड भेद से। लेकिन उसमें उसमें इनको ये भी देखना चाहिए ना कि अगर अभी उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का अकॉर्ड हुआ है, आप वहां पे इंजीनियर रशीद जैसे आदमी को छुड़वा रहे हो, आप वहां पे अफजल गुरु के भाई को प्रवोक कर रहे हो, आप वहां पे जमात इस्लामी को बोल रहे हो कि आप भी इलेक्शन लड़ो, क्योंकि इनको कोई भी अब वहां पे है ही नहीं, क्योंकि बैट बॉल इनका फेल हो चुका है, सेब इनका फेल हो चुका है। अब इनके पास में कोई रास्ता बचा नहीं। पीडीपी से ऑलरेडी नमक चट चुके हैं 3.5 साल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी कांग्रेस से टाई अप किया। बताइए, कोई इनके पास में कोई स्टेट लेवल की कोई बड़ी पार्टी नहीं है, इनके पास में कोई वहां पे नेशनल लेवल की कोई पार्टी नहीं है, खुद इनमें दम नहीं है कि कश्मीर से लड़े, जो भी वहां पे 43 सीट्स हैं। इन्होंने वहां पे इनडायरेक्टली जज भी, खड़े कर दिए हैं जिनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए हो जाएंगी। इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर में तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी जो इन्होंने 4-5 कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन अब इन्होंने मिलिटेंटों के ऊपर, एक्स मिलिटेंटों के ऊपर जो एनआई के कस्टडी में है, उनको आज छोड़ दिया। बताइए, इंजीनियर रशीद को छुड़वा दिया आज। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पे नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा था वहां से। अब उसने 9 या 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये तो बोलते हैं ना, तोड़ जोड़ की कोई नहीं भी राजनीति चाहिए, क्योंकि इनको किसी भी तरीके पावर में नहीं आना। जबकि मैंने पिछली बार एक स्लोगन दिया था बीजेपी को, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। अब की बार लखनपुर के पार यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है। यहाँ बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। यहाँ हर एम्प्लॉय आए दिन जम्मू में प्रोटेस्ट करता है, आप उनको कवर करते हो। कश्मीर में बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है। आप जाके वहां पे दिखाओगे कि इतने टूरिस्ट आ गए, जिसमें आप अमरनाथ यात्रा भी जोड़ोगे, जिसमें आप वैष्णो देवी भी जोड़ोगे, फिर आप लाल चौक पे झंडे चढ़ाओगे, फिर आप वहां पे जाके G20 करोगे, शिकारों में लाइटें जलाओगे। मैं तो भाई साहब ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है इनकी जमीन कश्मीर में है ही नहीं। ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं वहां पे, और ये किसी भी तरीके से इनका बस यही है, साम दंड भेद, किसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर में हथिया ले। ये लोग, गुलशन जी मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 के बाद यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2019 के भी यही हालात थे जब इन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा, हालांकि उसके मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? राहुल भट्ट की किलिंग हुई, रजनी बाला की किलिंग हुई, क्या सत्येंद्र कौर की किलिंग हुई। उसके अलावा जो लोकल थे वहां पे, कोई आर्टिस्ट था, कोई पुलिस वाला था, उनकी किलिंग हुई। मुझे अप्रीहेंशन है, भगवान ना करे, भगवान ना करे, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ शाम के टाइम पे ऐसी परिस्थिति दोबारा बीजेपी वहां क्रिएट ना करे। एंड दे आर कैपेबल, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर ग्रैबिंग द पावर इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए ना मेरी बात। 10 साल लग गए इनको सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्टली चलाते हुए। 10 साल के बाद भी ग्राउंड नहीं बन रही है, तो ग्राउंड कब बनेगी?
गुलशन जी 10 साल के बाद 10 साल में क्या किया इन्होंने इनडायरेक्टली रूल किया यहाँ पे थ्रू मनोज सिन्हा, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते कि 30 सितंबर से पहले पहले आपको इलेक्शन करना है, ये करते ही नहीं, क्योंकि इनको पता है इनकी जमीन खिसकी हुई है जम्मू कश्मीर से। पिछली बार इन्होंने जाके राम माधव के कहने पे महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला लिया, और मुझे वो सीन याद नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। जिस दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, क्या बोलते हैं इसको महबूबा के फादर को, मुफ्ती सईद को इलेक्शन में, वो इलेक्शन जीतने के बाद जब इन्होंने आपस में कोलिशन किया था, टाई अप किया था, मुझे वो सीन भी याद है, मैंने कई बार फेसबुक पे डाला है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बगल में बैठा है अमित शाह, उनके बगल में बैठा हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वहां पे बैठे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह। मुफ्ती सईद पाकिस्तान हुर्रियत और मिलिटेंट्स को बधाई दे रहे हैं कि यहाँ पे इतना परसेंटेज इलेक्शन हुआ, तब भी इनको शर्म नहीं आई। ये तो किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, इनको किसी भी तरीके से सरकार बनानी है। अगर ये 30 सितंबर की रूलिंग नहीं आई हुई कोर्ट से, ये यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराते। आप बताइए इलेक्शन से पहले क्या किए इन्होंने, गवर्नर के यहाँ पे पावर बढ़ा दिए, ताकि जो भी सीएम बन जाए गलती से बाय डिफॉल्ट, तो उसको एक पीएसओ अपॉइंट करने की या ट्रांसफर करने की औकात नहीं है। इन्होंने तो यहाँ पे वही हाल किया जो केजरीवाल का हाल कर रखा है इन्होंने दिल्ली में, उठा के जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया को, फिर केजरीवाल को डाल दिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन को डाल दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, बस इनको पावर की भूख है और कुछ नहीं। तभी भगवान ने इनको 240 पे पहुंचाया, अगली बार नेस्तु नाबूद हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। जी गुलशन जी। जी गुलशन जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए हांडू साहब, बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, आप हमारे मुद्दे हमेशा उठाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।